सब लोग ज्वाइन कर लिए ना? और कोई आना बाकी है क्या? तो देखिए, फेमा में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर नंबर 1। कौन सा? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। ये सब मिला के क्या होता है? फेमा। ये सब मिला के क्या है? फेमा। तो ये चैप्टर पूरा कंटिन्यूएशन में पढ़ना है, सातों चैप्टर, ठीक है? बीच में कोई दूसरा चैप्टर स्किप नहीं कर सकते, ये सातों चैप्टर कंटिन्यूएशन पे पढ़ना है। और सब मिला के आपका टोटल 25 टू 30 मार्क्स का आता है। कितना आता है? 25 टू 30 मार्क्स का। बिना ये सातों चैप्टर को पढ़े हम लोग फेमा नहीं समझ पाएंगे, फेमा पूरा नहीं समझ पाएंगे। पहला सीएस इंस्टीट्यूट ही है जो इतना डीपली पढ़ाता है फेमा, और कोई नहीं पढ़ाता है इतना डीपली, क्योंकि एक एक चीज इसमें डाल दिया गया, एक एक चीज इसमें डाल दिया गया। ओके, अब जैसे लॉ रिलेटिंग टू फेमा, ये फर्स्ट वाला जो चैप्टर है, ये फर्स्ट वाला चैप्टर खाली इंट्रोडक्शन देता है। क्या देता है? इंट्रोडक्शन देता है कि कौन यार कौन इंडियन सिटीजन माना जाएगा, कौन बाहर का सिटीजन माना जाएगा, किस ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, करंट अकाउंट किसको बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट किसको बोलेंगे। ये आपको खाली जिस्ट देता है, ओके, फेमा का जिस्ट। फिर एफडीआई बताता है कि बाहर का आदमी इंडिया में कितना इन्वेस्ट कर सकता है। ओडीआई बताता है कि इंडिया का आदमी कितना बाहर इन्वेस्ट कर सकता है। ईसीबी बोलता है कि कितना लोन हम लोग ले सकते हैं, क्या कितना लोन हम लोग बाहर से ले सकते हैं, फॉरेन करेंसी में हम लोग कितना लोन ले सकते हैं। एफटीपी बताता है अगर आप लोग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड करना है बाहर का कंट्रीज लोग के संग, तो क्या पॉलिसी रहेगा, क्या पॉलिसी कैसे रहेगा, वो पॉलिसी बताता है। ओके, एसईजेड बताता है कि एसईजेड के संग ट्रेडिंग क्या, एसईजेड के संग अगर हम कोई बिजनेस करेंगे उसको भी यही माना जाता है, इट्स अ फॉरेन टेरिटरी, इट्स अ फॉरेन टेरिटरी। एसईजेड को भी भले वो इंडिया के अंदर होता है लेकिन उसको बाहर का टेरिटरी माना जाता है एसईजेड को। ओके, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बोलता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बाहर से पैसा रिसीव कर रहा है, फॉरेन करेंसी रिसीव कर रहा है, तो उसका क्या लिमिट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज बताता है। तो सब चीज फॉरेक्स से रिलेटेड है, सारा चीज फॉरेक्स से रिलेटेड है, तो सब जगह फेमा अप्लाई करता है, सब जगह फेमा अप्लाई करता है। ओके, अब ये सातों चैप्टर को करने में हम लोगों को कितना टाइम लगेगा? टोटल 25 से 30 क्लास लगेगा। ओके, 25 से 30 क्लास लगेगा आपको फेमा करने में। ओके, मजा बहुत आएगा। अगर ये फेमा कंप्लीट तो आपका 70% सिलेबस कंप्लीट, फिर खाली दो चैप्टर बच जाता है, कंपटीशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है? कंपटीशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो कंपटीशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन से कितना मार्क्स का आता है सर? 20 से 25 मार्क्स का। कितना? 20 से 25 मार्क्स का। अब देखिए, पूरा फेमा से 25-30 मार्क्स का नहीं आता है, हर एक चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे 5 मार्क्स का इससे आएगा, 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 5 मार्क्स का इससे आएगा। ओके, अब इसमें क्या हो सकता है, कुछ चीज आप लोग पोर्शन हम लोग छोड़ सकते हैं, कुछ पोर्शन कर सकते हैं। अभी हम लोग को यही करना है कि करके चलना है सब कुछ, बाद में फिर हम लोग छाटेंगे कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, ठीक है? अभी एक बार पूरा जबरदस्त तरीके से समझेंगे फेमा को। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्लास से इंस्टीट्यूट का मैट नहीं लाना है, मेरा वाला मैट लेके आना है। ओके, इंस्टीट्यूट का मैट मत लेके आना भारी भारी, ओके, पतला वाला मैट लेके आना। सॉफ्ट कॉपी लिया है तुमने? हार्ड कॉपी क्यों नहीं लिया? अब ले लो हार्ड कॉपी, या प्रिंट आउट करा लो उसका। तो सॉफ्ट कॉपी क्यों अप्लाई किया? फेस टू फेस लेके सॉफ्ट कॉपी? नहीं, लैपटॉप नहीं होता है, लैपटॉप में एक्सेस के संग सॉफ्ट कॉपी नहीं होता, हार्ड कॉपी भी होता है। हार्ड कॉपी भी खरीद, ठीक है, नीचे जाना, हम बोल देगा। देखो, फेमा समझने के लिए पहले हिस्ट्री समझना पड़ेगा कि क्यों आया फेमा, ठीक है? फेमा क्यों आया, हिस्ट्री समझना पड़ेगा, क्या रीजन था फेमा लाने का, हिस्ट्री समझना पड़ेगा। हिस्ट्री समझने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि फेमा क्यों आया था। ओके,
किसी किसी को कोको कोला कंपनी पता है? कोको कोला क्या करता है? कोको कोला कोल्ड ड्रिंक बनाता है। क्या बनाता है? कोल्ड ड्रिंक। इंडिया में अभी सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कोको कोला का है। किसका शेयर है सबसे ज्यादा? कोको कोला का। स्प्राइट, थम्स अप, ये सब किसका है? कोको कोला का है। कोक किसका है? कोको कोला का है। ठीक है, तो पूरा माजा अलग हो गया, माजा कोल्ड ड्रिंक नहीं है। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या आ गया? कोल्ड ड्रिंक में ये सब आ गया ना। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका है? कोको कोला का। उसके बाद आता है पेप्सी। उसके बाद क्या आता है? पेप्सी। ठीक है, इंडिया में कोको कोला लॉन्च हुआ था 1951 में। कब आया था? 1951 में सबसे पहले कोको कोला ही आया था 1951 में, और मेजर शेयर ले लिया था पूरा मार्केट का। ओके, और कहां का कंपनी है? इंडिया का है कि बाहर का है? बाहर का कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है ये बाहर का कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। ठीक है, 1951 में इंडिया में आया था। ठीक है, और 1951 के बाद 1965 तक, 1970 तक मेजर शेयर हो गया था इसका। क्या हो गया था? मेजर शेयर हो गया था। ठीक है, और ये कहां का कंपनी था? फॉरेन कंपनी था। जो कि इंडिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता था, प्योर ड्रिंक्स बोल के एक कंपनी था। कौन था डिस्ट्रीब्यूट करने वाला? प्योर ड्रिंक्स। ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करता था पूरा इंडिया में, प्योर ड्रिंक्स। अब क्या हुआ ना, 1970 में इंडिया को एक प्राइम मिनिस्टर मिला, मोरारजी देसाई। कौन मिला? मोरारजी देसाई। वो बोला कि यार फॉरेन कंपनी इंडिया में आके इतना शेयर लेके जा रहा है, पूरा पैसा इंडिया का बाहर चला जा रहा है, तो क्या फायदा ऐसा कंपनी को? तो एक स्ट्रिक्ट रूल निकाला गया। क्या निकाला गया? एक स्ट्रिक्ट रूल। उसका नाम था फेरा। क्या नाम था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1971 पास कर दिया गया इंडिया में। कब पास कर दिया गया? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1971 में। तो उसमें बोला गया जितना भी बाहर का कंपनी लोग है ना, जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, उन लोग को 40% स्टेक अलाउड है लेना, उससे ज्यादा नहीं अलाउड है लेना। 40% तक वो लोग ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब भैया अगर कोई बाहर का कंपनी 80% स्टेक लेके बिजनेस कर रहा है ना, मतलब इंडिया में 80% ओनरशिप है इंडियन कंपनी में। मतलब जैसे कोको कोला इंडिया में उसका 80% ओनरशिप है। अगर ऐसा कोई कंपनी, उसको अपना ओनरशिप का खत्म करके 40% पे लेके जाना पड़ेगा। कितना पे लेके जाना पड़ेगा? 40%। मतलब अगर वो इंडिया में बिजनेस करना चाहता है तो 60% किसी और कंपनी को देना पड़ेगा जो इंडियन आदमी है। इंडियन आदमी को 60% देना पड़ेगा। खुद कितना ओन कर सकता है? 40%। ठीक है, तो ये रूल क्या बोला था? 40% फॉरेन कंपनी ओन करेगा, 60% कौन ओन करेगा? इंडियन कंपनी। ठीक है, तो कोको कोला के ऊपर भी ये रेस्ट्रिक्शन लग गया। कोको कोला बोला कि ठीक है, हम 40% तुम्हारा 40% हम कर देंगे, 40% अपना स्टेक ले जाएंगे। अब लेकिन मोरारजी देसाई को ये समझ में नहीं आया, 40% भी कर दिया, जो बोले कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होगा। अब इसके ऊपर एक और रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। बोला तुम अपना सीक्रेट फॉर्मूला भी बताएगा इंडियन कंपनी को। क्या बताएगा? सीक्रेट फॉर्मूला भी बताएगा कि भैया तुम कैसे कोको कोला बनाता है, ये हम लोग को बताना पड़ेगा। तो कोको कोला वाला लोग बोला कि हम लोग ये नहीं बताएंगे, चाहे जो भी हो जाए, हम लोग ये बताएंगे ही नहीं कि हम लोग का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। बोला हम लोग 40% तक ले जाएंगे, तुम लोग का रूल हम लोग अप्लाई कर लेंगे कि चलो धंधा करना है हम लोग को, 40% तक ले जाएंगे कि भैया चलो हम लोग 40% ओन करेगा, प्योर ड्रिंक्स को हम लोग 60% दे देंगे। 60% प्योर ड्रिंक्स ओन करेगा, 40% हम लोग ओन करेंगे और कोको कोला बिकेगा इंडिया में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया। बोला कि नहीं, हम लोग को तुम्हारा सीक्रेट फॉर्मूला भी चाहिए। क्या चाहिए? सीक्रेट फॉर्मूला, कि तुम लोग कोको कोला कैसे बनाते हैं। हम लोग बोले नहीं ट्रेड सीक्रेट है इसका, पिछला क्लास में पढ़े थे ना आईपीआर में कि इसका ट्रेड सीक्रेट है। कोको कोला का ट्रेड सीक्रेट क्या है? उसका फॉर्मूला। क्या है उसका फॉर्मूला? उसका ट्रेड सीक्रेट है ना, तो फॉर्मूला वो बताना नहीं चाहता था। तब फिर क्या हुआ ना, 1977 में कोको कोला को एग्जिट करना पड़ा इंडियन मार्केट से। क्या करना पड़ा? एग्जिट करना पड़ा, पूरा बिजनेस बंद कर दिया। कोको कोला मिलता नहीं था 1977 में। कब? 1977 में, तब कोको कोला नहीं मिलता था। क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट क्या करता था? एकदम स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। फॉरेन एक्सचेंज करेंसी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते आप, अगर बिना बताए ट्रांजेक्शन करोगे तो जेल था, उसमें सीधा जेल। रिलायंस के ऊपर बहुत सारा पेनल्टी लगा, बहुत सारा कंपनीज इंडिया छोड़ के चला गया। आईबीएम कंप्यूटर बोल के कंपनी था, वो इंडिया छोड़ के चला गया, बिजनेस नहीं कर पाया, बिजनेस कर ही नहीं पाया। बहुत सारा कंपनीज, कम से कम 50-60 कंपनी ग्लोबल बड़ा बड़ा ब्रांड को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस था उसका। ठीक है, समझ में आया? तब जब 1977 में ये गया ना, तो अभी तुम लोग देख रहे हैं ना, रिलायंस एक कंपनी को खरीदा है, कैंपा। ये इंडिया का मेजर ब्रांड बन गया, कैंपा। समझ में आया? कोको कोला एग्जिट हो गया, कैंपा कोला आ गया। क्या आ गया?
कैंपा कोला। और ये कौन बनाया था? यही प्योर ड्रिंक्स, इसी का कंपनी का था। किसका था? प्योर ड्रिंक्स, जो कोको कोला को डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब वो बोला इंडिया में कंपटीशन है नहीं सेम कोको कोला जैसा, क्योंकि उसको पता था ना कि कैसे बनता है कोको कोला, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, उसको फॉर्मूला नहीं पता था, लेकिन बाकी सब कुछ तो पता था। मैन्युफैक्चरिंग वही कर रहा है इंडिया में, फॉर्मूला बाहर से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यही कर रहा है। तो प्योर ड्रिंक्स क्या किया? ये वाला कंपनी खोल लिया। क्या खोल लिया? कैंपा कोला। और फिर पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना ड्रिंक बनाने लग गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना ड्रिंक बनाने लग गया, क्योंकि 1977 में कोको कोला बाहर गया था ना, उस ड्रिंक का नाम भी रख दिया 77। क्या नाम रख दिया? 77। उसका नाम था डबल सेवन। क्या नाम था? डबल सेवन। वो भी कोको कोला जैसा वही ब्लैक वाला ड्रिंक था। ये कौन चालू किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन चालू किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चालू किया। ओके, फिर एक और ड्रिंक आया, थम्स अप। तुम लोग अभी बोलते हैं ना थम्स अप कोको कोला का है, कोको कोला का नहीं है। थम्स अप तुमको पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, खाली इंडियन मार्केट में मिलता है, खाली इंडियन मार्केट में मिलता है। कौन कंपनी चालू किया था? पार्ले। पार्ले बोल के एक आता है ना कंपनी, पार्ले है ना, जो पार्ले बिस्किट है ना, जिसका बिस्किट है उसका भाई का ही है। अभी बिस्किट अलग हो गया, बिस्किट वाला कंपनी जो है ना वो नहीं चालू किया था, पार्ले इंडस्ट्रीज बोल के कंपनी है वो चालू किया था। हाँ, फ्रूटी उसी का है, ठीक है। जिसका भी फ्रूटी पीते हैं ना वही वाला कंपनी, वो क्या चालू किया था? थम्स अप। क्या चालू किया? थम्स अप। और भयानक शेयर हो गया उसका। तो ये वाला 77 क्योंकि गवर्नमेंट का था, चलेगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं चलेगा, गवर्नमेंट का तो नहीं चलेगा ना। ये दोनों ब्रांड इंडिया का बिगेस्ट ब्रांड बन गया, बिगेस्ट ब्रांड। मतलब इन लोग दोनों का मिला के 100% शेयर हो गया था, ऐसा हो गया था हालत, क्योंकि कोको कोला है नहीं एग्जिस्टेंस में, थम्स अप और कैंपा ही चाहिए था, ठीक है सबको। फिर क्या हुआ? एक मेजर इंडिया में बहुत बड़ा चीज हुआ 1991 में। कब हुआ? 1991 में। 1991 में इंडिया में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था। क्या हो गया था? इकोनॉमिक क्राइसिस। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया था, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया। और इन्फ्लेशन हाई होने के कारण इंडिया का गोल्ड रिजर्व खत्म हो गया था। क्या हो गया था? गोल्ड रिजर्व खत्म हो गया, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया। तब फिर क्या किया ना इंडिया, अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह, इंडिया को खोलना पड़ा। क्या खोलना पड़ा? लिबरलाइज करना पड़ा, अपना इकोनॉमी खोलना पड़ा। क्या करना पड़ा? इकोनॉमी खोलना पड़ा। मतलब पहले बहुत सारा आदमी लोग छोड़ के चला गया था ना कंट्री, अब उन लोग को बोला गया कि आओ मेरा कंट्री में तुम बिजनेस करो, क्योंकि इंडिया को क्या चाहिए था? बिजनेस चाहिए था, बाहर से बिजनेस चाहिए था। तो बाहर से आदमी लोग आएगा ना इंडिया में, तो क्या करेगा? बाहर से इंडिया में आदमी लोग आएगा तो फॉरेन करेंसी लेके आएगा ना, इंडिया का फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ेगा तो साथ साथ गोल्ड भी बढ़ जाएगा। फॉरेन करेंसी आएगा तो इंडिया गोल्ड खरीद पाएगा ना, नहीं तो इंडिया गोल्ड नहीं खरीद पाएगा। तो 1991 में लिबरलाइजेशन करना पड़ा। क्या करना पड़ा? लिबरलाइजेशन करने के कारण कौन किया था लिबरलाइजेशन? मनमोहन सिंह का लीडरशिप के अंदर में लिबरलाइजेशन हुआ। और लिबरलाइजेशन के करने के बाद क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया। क्या लाया गया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लेके आया गया। फेरा को रिपील करके फेमा लेके आया गया। क्या लेके? फेरा को रिपील किया गया और फेमा को लेके आया गया। फेमा क्या हुआ? बहुत लिबरलाइज अप्रोच लिया। फेमा क्या बोलता था कि नहीं भैया, तुम अगर फेमा का कुछ पॉलिसी नहीं फॉलो करेगा, कुछ रेगुलेशन नहीं फॉलो करेगा तो तुमको जेल नहीं होगा, तुमको पेनल्टी लगा के छोड़ दिया जाएगा। थोड़ा है प्रोटेक्शन करता है, लेकिन यह क्या करता है? एनहांस करता है। क्या करता है? एनहांस फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व, रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, लेकिन साथ साथ एनहांस भी करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। एक पॉलिसी है, क्या एक पॉलिसी है, पॉलिसी बनाया गया फेमा में। क्या 1991 में क्या गया? नरसिम्हन कमेटी बना। क्या बना? नरसिम्हन कमेटी। और वो कमेटी बैठ के डिसाइड किया कि फेरा को कैसे रिपील करके फेमा लेके आया जाएगा। फिर वापस से कोको कोला इंडियन मार्केट में आया। वापस से कोको कोला इंडियन मार्केट में 1993 में आया। कब आया? 1993 में वापस से कोको कोला आया इंडिया मार्केट में, ठीक है। और कोको कोला को पता चला कि भैया थम्सअप को तो हराना मुश्किल है, तो थम्सअप को क्या करा? एक्वायर कर लिया। थम्सअप को क्या किया? एक्वायर कर लिया। क्योंकि अभी भी है ना, आदमी लोग बोल रहा था कि हमको थम्सअप ही पीना है, कोको कोला पीना नहीं है, क्योंकि ब्लैक मतलब सब लोग बोला थम्सअप, इतना बड़ा ब्रांड बन गया था। तो कोको कोला क्या किया? थम्सअप को एक्वायर कर लिया। अभी भी थम्सअप का 20% मार्केट शेयर है। कितना है? 20% मार्केट शेयर है इंडिया में। इंडिया में सबसे मेजर शेयर इसी का ही है। और कोको कोला वो ब्रांड को निकाल नहीं पा रहा अभी भी। सोचा था, बहुत बार बीच में ट्राई किया थम्सअप को बंद कर देना, लेकिन नहीं हो जा रहा, पेप्सी आगे बढ़ जा रहा था। तो इसीलिए पेप्सी को रोकने के लिए उसको थम्सअप रख के रखना पड़ा, ठीक है। क्योंकि थम्सअप डायरेक्ट कंपटीशन देता है पेप्सी को, इसीलिए उसको पेप्सी को क्या करना पड़ा? रोकने के लिए थम्सअप को एक्वायर करना पड़ा। और थम्सअप अभी 20% मार्केट शेयर है, वो कोको कोला का ही है। किसका है? कोको कोला का। लेकिन जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है। थम्सअप इज एन इंडियन ब्रांड, लेकिन वो एक्वायर कर लिया गया है कोको कोला से, ठीक है। कौन थम्सअप लेके आया था? पार्ले जी।
पार्ले जी नहीं, पार्ले, पार्ले कंपनी। ओके, समझ में आया? ये पूरा ब्रीफ हिस्ट्री है किसका? फेमा का। फेमा को क्यों लाया गया? क्यों लाया गया फेमा को? इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस से इंडिया का जो क्राइसिस हो रहा था भैया, बहुत जबरदस्त वाला, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया था, इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया था, इंडियन करेंसी नहीं छाप पा रहा था आरबीआई, आरबीआई नोट नहीं छाप पा रहा था, गोल्ड बेचना पड़ जा रहा था इंडिया को, गोल्ड बेचना पड़ जा रहा था। अभी देखो एक नेटफ्लिक्स, एक आपका जियो हॉटस्टार में एक सीरीज आया है आरबीआई अनलॉक बोल के, वो देखो, आरबीआई अनलॉक, वो देखो, जबरदस्त है वो वेब सीरीज, जबरदस्त है। एक ही एपिसोड है, एक ही एपिसोड है, उसमें पूरा ये फेमा का हिस्ट्री बताएगा। देखो उसमें पूरा लिखा हुआ रहेगा, क्या उसमें पूरा दिखाएगा कि आप लोगों को कैसे गोल्ड को बेचना पड़ रहा था, फिर लिबरलाइजेशन हुआ, फिर लिबरलाइजेशन हुआ और कैसे करेंसी वापस से इंडिया में आया, कैसे इंडिया को ओपन, करेंसी को ओपन किया, इकोनॉमी को ओपन किया गया था, उसी में पूरा ब्रीफ हिस्ट्री है आप लोग का। ठीक है, तो देख लो, जबरदस्त है। एक ही एपिसोड है खाली, क्या है, एक ही एपिसोड है, कैसे आरबीआई वर्क करता है वो पूरा उसमें बताया गया। ठीक है, उसमें पूरा, उसमें बोला जा रहा है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ड्यू टू आरबीआई हुआ, लेकिन ड्यू टू मनमोहन सिंह हुआ। क्या हुआ? ड्यू टू मनमोहन सिंह हुआ, क्योंकि मनमोहन सिंह ने ये पॉलिसी का, ही वॉज अ गुड पॉलिसी मेकर। ओके, ठीक है, डन। हिस्ट्री समझ में आया? हिस्ट्री क्या किया था? फेरा को रिपील करके फेमा आया। किसको रिपील किया गया? फेरा। पहले कौन सा एक्ट था? फेरा। रिपील कौन किया? फेमा। ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोग को पता होना चाहिए कि फेरा को रिपील करके फेमा आया। फेरा क्या था? 1971, 1971। ओके, चलो, देखो फेमा एक कब से चालू हुआ? इन द ईयर 2000 से चालू हुआ। कब चालू हुआ? इन द ईयर 2000। आया कब था? 1999 में। 1991 में इकोनॉमी खोला गया। फिर जब इकोनॉमी में बहुत सारा कंपनीज आ गया तो बोला गया, नरसिम्हन कमेटी को बोला गया कैसे हम लोग नया कंपनीज लोग को रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए बोले, क्योंकि फेरा में तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है, वो लोग आ ही नहीं पा रहे अभी भी, तो इसलिए इन द ईयर 2000 पास किया गया। इन द ईयर 1999 फेमा को पास किया गया, तो इन द ईयर 2000 वो इफेक्टिव हो गया था। ठीक है, थ्रू नरसिम्हन कमेटी, थ्रू नरसिम्हन कमेटी। देखो कि ये क्या बोलता है फेमा, इट प्रोवाइड्स फ्री करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या बाद में पढ़ेंगे। ओके, चलो लिख लो, फेरा और फेमा लिख लो, हिस्ट्री जो लिखा है ना वो लिख लो। फेरा 1971 को रिपील कर दिया गया। ठीक है, नाइनटीन सेवेंटी वन, सेवन क्यू, 71, 77 में तो कोको कोला एग्जिट हो गया था। फेमा और फेरा पढ़ने के लिए ना, फेमा पढ़ने के लिए कोको कोला का हिस्ट्री क्लासिक एग्जाम्पल है। ओके, कि फेरा से क्या हुआ था, कोको कोला चला गया, फेमा से क्या हुआ, कोको कोला आ गया। हाँ,
फ्लेक्सिबल, सिविल, मॉडर्न। ठीक है, यहाँ क्रिमिनल पेनल्टी लगता था फेरा में, लेकिन यहाँ क्या लगेगा, सिविल पेनल्टी लगेगा। जेल नहीं हो जाएगा मुकेश अंबानी को, जेल नहीं हो जाएगा कोको कोला को, पेनल्टी लग के छूट जाएगा वो लोग। ओके, प्रोसिक्यूशन बेस्ड, ये पेनल्टी बेस्ड। ठीक है, हाईली रेस्ट्रिक्टिव, लेस रेस्ट्रिक्टिव। ओके, 1971 1999, रिजिड, क्रिमिनल, आउटडेटेड, फ्लेक्सिबल, सिविल, मॉडर्न, प्रोसिक्यूशन बेस्ड, पेनल्टी बेस्ड। डिस्करेज फॉरेन डीलिंग्स, इसमें एनकरेज फॉरेन डीलिंग्स। led to exit of Coca-Cola in 1977, led to establishment of major global brands in India. Okay, मेट्रो। वाह, भगवान इशारा कर रहा था कि मेट्रो से मत जाओ, लेकिन जाओ। तो तुम पहले आ जाता था क्या दिल्ली? कितना पहले आ जाता था? ठीक ही टाइम पे आज तो 1.5 घंटा में भी तुम 9:30 बजे ही पहुंचा, तो ऐसे 8:30 बजे आ जाता। हो गया, डन। डन। फेमा किस लिए आया? फेरा को रिपील करने के लिए। क्या करने के लिए? अट्रैक्ट करने के लिए, बाहर का आदमी लोग को अट्रैक्ट करने के लिए। लिबरलाइज्ड पॉलिसी है भैया, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी ट्रांजैक्शन करो, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है? सपोर्ट करता है। इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है? सपोर्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है। ऐसा नहीं है, लेस रेस्ट्रिक्टिव है। ये नहीं कि फ्री है पूरा, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ्री है तो लॉ क्यों बनाया? लॉ तो नहीं बनेगा फिर ना, अगर पूरा ही फ्री हो जाएगा। लॉ किस लिए है? कि फॉरेन करेंसी डीलिंग तुम एज पर लॉ करे, सर्टेन रेस्ट्रिक्शन के संग करे। रेस्ट्रिक्शन मतलब आई रख के रखेगा, तुम्हारे ऊपर आंख रख के रखेगा, तुमको मना नहीं करेगा, लेकिन तुमको बता बता के करना है। सारा ट्रांजेक्शन क्या करना है? बता बता के करना है। रेगुलेटेड है, जितना भी ट्रांजेक्शन क्या है, रेगुलेटेड है। ओके, The Foreign Exchange Management Act was enacted to consolidate and amend law relating to foreign exchange. क्या करने के लिए? अमेंड करने के लिए लॉ। कौन सा लॉ को अमेंड करेगा? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को। ठीक है, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड फॉर प्रोमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो देखो, इसका 3 ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1, अमेंड करना। कौन सा वाला लॉ? फेरा वाला लॉ। फेरा वाला लॉ को क्या करना? अमेंड करना। अमेंड द प्रीवियस लॉ ना, तो अमेंड क्या किया? तो पूरा ही क्या कर दिया? रिपील करके नया लॉ लेके आ गया। नंबर 2, फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। बाहर का दुनिया के संग, बाहरी दुनिया के संग हम लोग ट्रेड कर पाएंगे, पेमेंट ले पाएंगे। पहले फेरा तो एकदम मना कर रहा था ना, नहीं ले सकते हैं। अब फेमा आया तो वो बता रहा है ना, फैसिलिटेट कर रहा है, ट्रांजेक्शन को क्या कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है, और प्रमोट कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का मार्केट इंडिया में डेवलप होगा, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग हो पाएगा, फॉरेन एक्सचेंज में तुम लोन ले पाएगा, फॉरेन एक्सचेंज में तुम इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, फॉरेन एक्सचेंज में तुम रिसीव कर पाएगा इन्वेस्टमेंट, बाहर घूमने जा सकता है। ठीक है, पैसा लेके, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी लेके। पहले सब लोग क्या करता था? 1971 के बाद, मतलब 1971 के बाद, 1991 के पहले सब लोग क्या करता था? करेंसी लेके जाता था बाहर।
इंडियन करेंसी लेके जाता था, बाहर में जाके रिप्लेस करवाता था, बाहर में जाके चेंज करवाता था, 2 नंबरी काम करता था, ब्लैक मनी करता था, ठीक है। लेकिन अब क्या कर सकता है, अब तो तुम्हारा डायरेक्ट गवर्नमेंट को बोलो कि भैया हम बाहर जा रहे हैं, मेरे को करेंसी दे दो, गवर्नमेंट तुमको करेंसी दे देगा। पहले ये सब अलाउड नहीं था, पहले इसलिए बाहर आदमी लोग घूमने नहीं जाता था इतना। ओके, समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा। लिखो ऑब्जेक्टिव, कॉपी में लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा। टू कंसोलिडेट एंड अमेंड फॉरेक्स लॉ इन इंडिया। To consolidate and amend forex law in India. Number 2, to facilitate the external trade and payments. And number 3, to maintain the flow of forex market in India. फॉरेक्स मतलब जब भी देखो फॉरेक्स, फॉरेक्स बोलेंगे मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। लिखो एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया, ठीक है, कमेंसमेंट लिखा चुके हैं ऑलरेडी। एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, ऑब्वियसली लिखने का दरकार नहीं है वो, इंक्लूडिंग पीओके मत लिख देना बस। इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। डन हो गया, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 3 ऑब्जेक्टिव है। पुराना लॉ को अमेंड करना, ठीक है, ऑब्वियसली फेमा क्या किया, फेरा को रिप्लेस किया ना, तो पुराना लॉ को अमेंड किया ना, तो पुराना लॉ को अमेंड करना, फैसिलिटेट करना ट्रेड एंड पेमेंट्स, फैसिलिटेट करेगा ना फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड एंड पेमेंट। और नंबर 3, मार्केट को डेवलप करना इंडिया में, जो मार्केट अब खत्म हो चुका है। फॉरेन एक्सचेंज में डील करने से सब डरता था, अरे भैया जेल हो जाएगा, हमको फॉरेन एक्सचेंज मत दिखाओ। अब क्या करेगा, सब लोग फॉरेन एक्सचेंज मांगेगा, भैया दो, हम करवा देते, कमीशन वमीशन लेके, मनी चेंजर लोग चेंज कर पाएगा, बैंक तुमको लोन दे पाएगा फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में, तो मार्केट बनेगा ना, मार्केट बनेगा फॉरेन एक्सचेंज का, तो वो मार्केट को डेवलप करने में हेल्प करता है ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। फेमा कहीं लिखा हुआ है तो लिख दो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर फुल फॉर्म ही नहीं लिखा है, ठीक है। फिर एम से ममता दीदी लिखाओगे, फॉरेन एक्सचेंज ममता दीदी एक्ट, हो गया। सब दीदी बोलता है उसको। जैसे सलमान खान को भी सब भाई बोलता है, सल्लू भाई। डन। अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग कभी भी होगा इंडिया से, ओके। तो इंडिया में रहने वाला को तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे ना, इंडिया में जो रहेगा वो क्या होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इंडिया के बाहर जो होगा वो होगा रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। समझ में आया? तो ये लॉ तभी अप्लाई होता है, एक तो पहला फॉरेक्स हो,
एक तो क्या हो, पहला फॉरेक्स, और दूसरा ट्रांजैक्शन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में हो, रेसिडेंट और रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के बीच में हो, तभी तुम्हारा फॉरेक्स ये फेमा लगता है, नहीं तो फेमा नहीं लगता है। इसलिए लॉ तुमको बता रहा है कि कौन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है, कौन रेसिडेंट है, कौन कौन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये तुम लोग को पता होना चाहिए। नॉन रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। क्या? रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये आदमी यहां रह रहा है तो क्या हो जाएगा, अब यही आदमी यहां रह रहा है, ठीक है, समझ में आया? ये आदमी यहां रह रहा है और ये आदमी यहां रह रहा है। अगर यहां रह रहा है तो क्या होगा, रेसिडेंट इन इंडिया, बाहर रह रहा है तो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये टर्म को याद रखना है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट नहीं होगा, नॉन रेसिडेंट अलग होता है। रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो रेसिडेंट इन इंडिया के बीच, रेसिडेंट इन इंडिया और रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, ट्रांजैक्शन हुआ, और क्या डील हुआ, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का। अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज करेंसी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, वो फेमा के अंदर आ जाएगा। कहां आ जाएगा, फेमा के अंदर आ जाएगा। अब भले ही क्या हो रहा है, ये जो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इसको लोन दे रहा है, मान लो क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, फेमा लग जाएगा। लोन किस में दे रहा है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में दे चाहे इंडियन करेंसी में दे, तो भी क्या हो जाएगा, फेमा लग जाएगा। यहां क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो भी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, तो भी फेमा लग जाएगा। अब मान लो ये बाहर का आदमी, ये इंडिया का आदमी बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहा है, तो भी फेमा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, तो भी फेमा लग जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो भी फेमा लग जाएगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो भी क्या लग जाएगा, फेमा लग जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है सब में फेमा लग जाएगा। तो जब भी क्या हो रहा है, रेसिडेंट इन इंडिया और रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तब क्या होगा, फेमा का कॉन्सेप्ट आता है, फेमा का कॉन्सेप्ट आता है। तो अभी हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रेसिडेंशियल स्टेटस। एग्जाम में स्ट्रेट अवे पूछता है कि भैया ये रेसिडेंट इन इंडिया की रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बताओ, ठीक है। अब एक एक करके डेफिनेशन पढ़ेंगे, बहुत ही फाड़ू डेफिनेशन है वो, मजा आ जाएगा आप लोग को, एक बार पढ़ना है, ठीक है। डेफिनेशन चलो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया किसको बोलेंगे, क्या पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया किसको बोलेंगे, पी आर आई, क्या बोलेंगे, पी आर आई, इसको क्या बोलेंगे, पी आर आई, ठीक है, पी आर आई। और रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को बोलेंगे पी आर ओ आई, ठीक है। पी आर आई एंड पी आर ओ आई ये लीगल टर्म है, ठीक है। कभी भी आरबीआई का पॉलिसी वॉलिसी देखोगे तो पी आर आई वी आर आई लिखा रहेगा, पी आर ओ आई लिखा रहेगा, तो यही मीनिंग है, ठीक है। प्रेसिडेंट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, प्रेसिडेंट सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्या होता है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्या होता है, अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। टैक्स में आप लोग पढ़े होंगे, टैक्स में कितना दिन है, 120, ठीक है। यहां पे कितना है, 182, नहीं टैक्स में 182 है ना, टैक्स में कितना है, ए बाबू टैक्स में कितना है, टैक्स में कितना डेज है, 180 है ना, और कंपनी लॉ में कितना है, 120, यहां पे 182 है, कंफ्यूज मत होना। हाँ नहीं, बस यही तीन है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, 182, मतलब फेमा के हिसाब से आप रेसिडेंट इन इंडिया तभी होगे जब आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे हो। अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको क्या माना जाएगा, रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया। एग्जांपल, मार्क जकरबर्ग stayed in India for 200 days in 2021. बताओ what is his residential status in 2021? बताओ क्या है, कौन बोल रहा है रेसिडेंट इन इंडिया। अगर जो रेसिडेंट इंडिया बोल रहा है ना वो मतलब लॉ ठीक से पढ़ता नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, पी आर आई, नंबर 2 पी आर ओ आई, नंबर 3 नो कमेंट्स। बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ कौन कौन पी आर आई बोल रहा है, अरे लाइव ऑनलाइन बोलो,
बताओ कौन कौन बोल रहा है पीआरआई? क्वेश्चन क्या क्या लॉ क्या बोल रहा है? अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज अ पीआरआई व्हेन ही स्टेज मोर देन 180 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मार्क जकरबर्ग स्टेड इन इंडिया फॉर 200 डेज इन 2021। व्हाट इज हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इन 2021? बताओ पीआरआई कौन कौन बोल रहा है? पीआरआई एक जन बोल रहा है, पीआरओआई कौन कौन बोल रहा है? दोनों जन को कुछ नहीं पता है। प्रेसिडेंट अभी अभी सुनिए, अभी आप लोगों को क्या बोला? खाली 2021 का बताया ना, 1920 का बताए हैं नहीं ना, तो नो कमेंट्स होगा। सर और तो कुछ बताइए, खाली इतना में हम कैसे देंगे आंसर? और तो कुछ बताइए। मार्क जकरबर्ग यार 1920 में रह रहा था क्या इंडिया में? तब तो हमको पता चलेगा। लॉ क्या बोलता है? पिछला साल में 182 डेज से ज्यादा रहा है कि नहीं, पहले वो देखना पड़ेगा। इस साल का हमको मतलब नहीं है सर, पिछला साल का बताइए। पिछला साल में आपका कुछ दिया ही नहीं है फिगर। क्वेश्चन ही गलत पूछेंगे तो आंसर कहां से देंगे हम लोग? ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? नो कमेंट। क्या होगा? नो कमेंट। इसका आंसर होगा नो कमेंट। पीआरआई भी नहीं होगा, पीआरओआई भी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है अरे बाबू रिप्लाई किया करो एवरीवन बोल के, क्योंकि यहाँ ना दिखाता नहीं है अलग से। ठीक है, क्या होगा ये? नो कमेंट्स। क्या होगा? नो कमेंट्स। तो लॉ क्या बोल रहा है? अगर 2021 में अगर हमको देखना है कि तुम पीआरआई है कि पीआरओआई है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा? पिछला साल में तुम 182 से देश से ज्यादा रहा है कि नहीं रहा है। इस साल नहीं, पिछला साल, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च पिछला साल। मतलब अगर मैं यहां पे लिख देता ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, बताओ, ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, 2021 में फर्स्ट टाइम आया और रहा है इंडिया में कितना? 182 डेज से ज्यादा। अब बताओ क्या होगा आंसर? कौन कौन पीआरआई बोल रहा है? कौन कौन पीआरओआई बोल रहा है? अभी पीआरओआई होगा, मतलब अभी कुछ भी यार, पहली बार आया ना इंडिया में, तो भैया उसके पहले तो बाहर ही रह रहा था कि आसमान से टपक गया यार। पीआरओआई होगा। क्या होगा? पीआरओआई। हाथ ही नहीं उठाना है, मतलब सोच रहे यार छोड़ो यार क्या देखा जाएगा। देखो लॉ क्या बोल रहा है, समझो, पहले इसको समझना होगा। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि स्ट्रेट अवे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। नाइनटीन ट्वेंटी में इंडिया में नहीं रह रहा है, ठीक है, 2021 में इंडिया में रहा है। कितना दिन के लिए? 200 दिन के लिए। बताओ पीआरआई है कि पीआरओआई है? 1920 में नहीं रहा है ना इंडिया में, 180 डेज से ज्यादा। भले ही तुम्हारा यहाँ पे 200 दिन रह रहा है 2021 में, लेकिन पिछला साल में इंडिया में नहीं रहा है ना, तो इस साल में नहीं है वो। पीआरओआई है। क्या है? पीआरओआई है। समझ में आया? पिछला साल देखेंगे, इस साल से मतलब नहीं है। इस साल से कब मतलब होगा? जब नेक्स्ट ईयर का पूछा जाएगा। अगर यही अब हम 2021 22 का पूछते तब क्या हो जाता ये? तब पीआरआई हो जाता। ठीक है, तब क्या हो जाता? पीआरआई हो जाता। ठीक है, नंबर 2, 1921 में 200 डेज के लिए रहा है, 2021 में रहा ही नहीं है। 2021 में क्या है? बाहर चला गया है। अब बताओ पीआरआई है कि पीआरओआई? भले इंडिया में रहा नहीं है, भले इंडिया में रहा नहीं है, लेकिन पिछला साल रहा है ना, तो पीआरआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीआरआई। पिछला साल का देखेंगे। क्या देखेंगे? पिछला साल का। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? A person residing in India for more than 182 days, for more than 182 days in the preceding financial year। preceding का देखेंगे, इस साल का नहीं देखेंगे। इस साल भले ही चला गया, इंडियन लॉ उसको पीआरआई ही मानेगा। इंडियन लॉ उसको क्या मानेगा? पीआरआई। क्या मानेगा? पीआरआई। बोलो। तब उसको 21 22 में पीआरओआई माना जाएगा। समझ में आया? आप देखो, अगर इसको 21 22 का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पीआरओआई। क्या हो जाएगा? पीआरओआई। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एनी पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब ये थर्ड नंबर बताओ। 182 डेज के लिए रहा, अभी 200 दिन के लिए रहा। अब बताओ कितना होगा? क्या होगा? पीआरआई होगा कि पीआरओआई होगा? हाँ, प्रीसीडिंग का देखेंगे ना बाबू, अभी भी पीआरओआई है। 182 है ना, मोर देन 182 बोला है ना। लॉ को समझो बाबू, मोर देन 182 डेज। मोर देन, मोर मतलब क्या होता है? 183 होता। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा घुमा के। ठीक है,
2021 का पूछ रहे हैं ना बाबू। 21-22 का क्यों पूछेंगे, अभी तो 2021 का पूछ रहे हैं। फिर कंफ्यूजन हो रहा है किसी किसी को। ठीक है, 2021 में रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ और 21-22 में, दोनों पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, नंबर 1 1920 में नहीं रहा है, 2021 में 200 दिन के लिए रहा है। बताओ 2021 में क्या होगा, क्या होगा? PROI। 2021 में क्या होगा? PROI। और 21-22 में PRI। क्या रहेगा? PRI। नंबर 2, नंबर 2 182 डेज के लिए रहा है, यहां पे भी 182 डेज के लिए रहा है। बताओ 2021 में क्या होगा? 2021 में क्या होगा? 21-22 में दोनों में PROI। क्यों? क्योंकि मोर देन 182 डेज नहीं हुआ, मोर देन 182 डेज नहीं हुआ। ओके, नंबर 3 100 डेज के लिए रहा है, 200 डेज के लिए रहा है। बताओ 2021 में क्या है? 21-22 में क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नंबर 4 300 डेज के लिए रहा है, रहा ही नहीं है। बताओ क्या होगा 2021 में, 2021-22 में? समझ में आया? लिखो इसको, बना लो चार्ट। रेसिडेंशियल स्टेटस रहेगा ऊपर में हेडिंग, और फिर ये चार्ट रहेगा। ठीक है, बाद में फिर डेफिनेशन लिखाएंगे बाद में, अभी पहले चार्ट बना लो। अभी डेफिनेशन में क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 0.1% डेफिनेशन का कंप्लीट हुआ है, अभी डेफिनेशन बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी खाली 0.1% हुआ है। समझ में आया? PRI मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, PROI मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। एग्जाम में लिख के आएंगे PRI का फुल फॉर्म, PROI का फुल फॉर्म, छोटा में नहीं लिख के आना है। ओके, डन हो गया। चलो अब सेकेंड लेग ऑफ डेफिनेशन जाते हैं। दो तरीके का आदमी को कभी भी PRI नहीं माना जाता है, दो तरीके का आदमी को PRI नहीं माना जाता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन। अभी अपने पहले तरीके का आदमी के बारे में पढ़ेंगे। क्या? पहले तरीके का आदमी, तुम पिछला साल में 182 डेज से ज्यादा रहा है,
ठीक है, क्या हो जाएगा PRI। लेकिन तुम करंट साल में आउटसाइड इंडिया गया है, क्या गया है, इंडिया के बाहर जा रहा है, ये 3 काम के लिए। एम्प्लॉयमेंट, क्या करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट। इंडिया का रहे कि तुम बाहर जॉब करेगा, तुमको भगोड़ा घोषित कर देंगे, तुम इंडिया के बाहर का ही है, क्या है, इंडिया के बाहर का, PROI हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PROI। फॉर कैरिंग एनी बिजनेस आउटसाइड इंडिया, क्या, बिजनेस या वोकेशन के लिए, क्या चीज के लिए, बिजनेस या वोकेशन के लिए। इंडिया में रह के इंडिया का सिटीजन होकर बाहर तुम धंधा करने जाएगा, PROI, क्या हो जाएगा, PROI। भले ही तुम 182 डेज से ज्यादा गया है, भले ही 182 डेज से ज्यादा रह रहा है प्रीवियस ईयर में, लेकिन करंट ईयर में अगर तुम वोकेशन के लिए गया, करंट ईयर में तुम एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, तो तुमको करंट ईयर में ही हम लोग PROI घोषित कर देंगे, क्या कर देंगे, PROI। ठीक है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहा है, 1920 में 182 डेज से ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद 2021 में अगर मान लो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर चला गया है तो क्या हो जाएगा, भले ही प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा है, लेकिन करंट ईयर में एम्प्लॉयमेंट के लिए चला गया तो क्या हो जाएगा, PROI। भैया एग्जाम्पल 1920 21 2021 दे रहे, लेकिन भैया कब हो रहा है, ये भाई पढ़ाई कब हो रहा है, 2024-25 में चल रहा है, ये नहीं ओल्ड से ओल्ड पढ़ा रहे ऐसा मत समझ लेना, नहीं तो हम लोग एग्जाम्पल वो कर देंगे 24-25 का पकड़ लेंगे। कोई कोई बच्चा लोग बोलता है सर पुराना रिकॉर्डिंग दे दिया आप, पुराना रिकॉर्डिंग नहीं है बाबू, करंट ही रिकॉर्डिंग है, अभी करंट ही चल रहा है, ठीक है। देखो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और कैरिंग ऑन आउटसाइड इंडिया बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब एम्प्लॉयमेंट करने के लिए गया, बाहर क्या करने गया, जॉब करने चला गया, एप्पल में नौकरी लग गया भैया तुम्हारा, तुम PROI हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PROI। प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा क्या होना चाहिए था, PRI। लेकिन तुम करंट ईयर में अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए चला गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PROI। करंट ईयर में तुम बिजनेस करने चला गया तो क्या हो जाएगा, PROI। भैया या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसा है इंडिकेट कर रहा है कि तुम बाहर ही रहेगा भैया हमेशा के लिए, बाहर में जाके क्या किया है तुम, शादी कर लिया किसी से, बाहर में जाके क्या किया, किसी से शादी कर लिया, ग्रीन कार्ड मिल गया तुमको, क्या मिल गया, ग्रीन कार्ड मिल गया, तो इंडियन गवर्नमेंट बोल रहा है भैया अब ये नहीं आएगा, अब ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको विदा कर दो, इसको क्या कर दो, विदा कर दो, अब इसको PROI मान लो, क्या मान लो, PROI। सर्कमस्टेंसेस ऐसा है जो इंडिकेट कर रहा है कि तुम इंडिया में वापस नहीं आएगा, सर्कमस्टेंसेस ऐसा है जो इंडिकेट कर रहा है कि तुम इंडिया में वापस नहीं आएगा, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। तीसरा ही कंडीशन है भैया, सर्कमस्टेंसेस ऐसा है कि तू इंडिकेट कर रहा है कि वो कभी इंडिया में नहीं आएगा। अगर ये 3 पर्पस के लिए, अगर तुम ये 3 पर्पस के लिए इंडिया के बाहर गया, ये तुम 3 पर्पस के लिए इंडिया के बाहर गया, करंट ईयर में भी, करंट ईयर में गया, भले ही तुम प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा रह रहा है तो भी तुमको क्या मान लिया जाएगा, PROI, क्या मान लिया जाएगा, PROI। ओके, एग्जाम्पल करेंगे। लिखो क्वेश्चन कॉपी में। हाँ उतार रहे हैं, क्वेश्चन कॉपी करना है भाई। एग्जाम्पल लिखो, पहले जो समझाएं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल से लिखेंगे फिर डेफिनेशन लिखेंगे। ओके ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन फेमा रेसिडेंशियल स्टेटस। मनीष वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, कब गया, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, ओके, फॉर वेकेशन। कमेंट ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा। रेसिडेंशियल स्टेटस फेमा क्या बोलता है, एनी पर्सन हु इज रेसिडेंट फॉर मोर देन 182 डेज इन इंडिया, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट फॉर 3 पर्पस, क्या चीज के लिए, बिजनेस और वोकेशन, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, और नंबर 3 सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट इट इज अनसर्टेन दैट वेदर ही विल बी कमिंग इन इंडिया और नॉट। तो अगर ये 3 चीज है, अगर ये 3 चीज है तो क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, PROI, नहीं तो फिर PRI, नहीं तो फिर PRI। बताओ इसमें क्या होगा, बताओ। फॉर द फर्स्ट टाइम गया ना 25-26 में, तो तुमसे 25-26 का पूछ रहा है, क्या होगा बताओ, क्यों, कौन कौन PRI बोल रहा है, बताओ,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, लॉ क्या बोल रहा है, बिजनेस और वोकेशन के लिए गया, बिजनेस और वोकेशन के लिए गया, बिजनेस और वोकेशन के लिए गया। नंबर 2 क्या चीज के लिए गया, क्या चीज के लिए गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए। नंबर 3 अनसर्टेन है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ क्यों वोकेशन वेकेशन लिखा हुआ है। वेकेशन और वोकेशन अलग होता है, ठीक है, वेकेशन और वोकेशन अलग होता है। वोकेशन क्या होता है, धंधा। वेकेशन क्या होता है, घूमना। ठीक है। अब भैया सीएस इंस्टीट्यूट को लगता है कि तुम लोग वेकेशन और वोकेशन में कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। 25-26 में क्या होगा, वो क्या होगा 25-26 में अगर हम लोग को देखना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, तो कितना दिन देखना पड़ेगा, पिछला साल में रहा है कि नहीं रहा है, 182 डेज। फॉर द फर्स्ट टाइम गया ना बाहर, तो इसके पिछली बार तो रहा ही था ना, इंडिया में ही रहा था ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, PRI। क्या हो जाएगा, PRI, बिकॉज ये वेकेशन है, वोकेशन नहीं है। ठीक है। वेकेशन इज नॉट इक्वल टू वोकेशन। नीचे लिखो, आंसर लिखो। Money shall be regarded as a PRI because in the preceding financial year 25-26 he resides in India for greater than 182 days and do not leave India for any of the three purposes. Any of the three purposes समझ में आ गया कौन कौन सा पर्पस, वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अनसर्टेनिटी। क्लियर हो रहा है यहां तक, क्लियर हो गया ना जबरदस्त तरीके से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एक डॉट भी। अभी 0.5% कंप्लीट हुआ है डेफिनेशन। ठीक है। अभी एग्जाम्पल करेंगे और क्लैरिटी आएगा। वॉट इफ इन द प्रीवियस इंस्टेंस इट वॉज वोकेशन इंस्टेड ऑफ वेकेशन, तब बताओ क्या हो जाएगा, तब PROI हो जाएगा क्योंकि वोकेशन के लिए गया ना। लॉ क्या बोलता है, अगर करंट ईयर में वोकेशन के लिए चला गया तो क्या हो जाएगा, वो PROI, धंधा करने बाहर गया उसको बाहर का ही आदमी मानो। ओके, समझ में आ गया। एम्प्लॉयमेंट वीक के लिए गया उसको बाहर का आदमी मानो। ठीक है। अनसर्टेनिटी के लिए गया, अनसर्टेन है, बाहर में जाके ग्रीन कार्ड ले लिया तो भी क्या मानेंगे हम लोग, PROI। ठीक है, लिख लो। For their 25-26 PROI, although he resides in India for 180 greater than 182 days during the financial year 24-25, but he is going outside India for vocation, that is for one of the three purposes as mentioned in section 2V of FEMA. अनसर्टेन है मतलब लॉ में तुमको बोल देगा पढ़ाई करने के लिए गया मान लो, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद वहीं जॉब लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब पढ़ने के लिए भी बाहर जाता है उसको भी वही माना जाता है। RBI का मास्टर सर्कुलर है। ठीक है। लॉ अभी तक यही मानता है कि देखो तुम शादी करने के लिए गया, ठीक है, या फिर तुम क्या करने के लिए गया, तुम इंडिया का गवर्नमेंट से भाग गया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है तो भी PROI हो जाएगा ना। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, तुम इंडिया के बाहर चला गया, फोन नहीं उठा रहा है, कॉल नहीं उठा रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तुम्हारा लापता हो गया, नाम ही पता नहीं चल रहा है तुम कहाँ पे है, तो भी तुम अनसर्टेन माना जाएगा। ठीक है। कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है तुमसे, अनसर्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसर्टेन। तो फिर 182 डेज गिनेंगे ना बाबू। जिस दिन तुम शादी कर लिया उस दिन से तुम्हारा ये तुम थर्ड कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तुम आ गया तब गवर्नमेंट फिर वापस से कैलकुलेट करेगा तुम्हारा 182 डेज। लेकिन तुम आएगा क्यों, शादी क्यों किया था, तो फिर आएगा क्यों वापस। तुमको तुमको गोल्ड कार्ड चाहिए क्या, सीधा क्वीन विक्टोरिया से शादी करना पड़ेगा। हाँ, हो गया, ये वाला हो गया। वेकेशन के लिए गया तो क्या हो जाएगा, PROI। वोकेशन के लिए गया, वेकेशन के लिए गया तो क्या हो जाएगा, PRI। वोकेशन के लिए गया तो PROI। ठीक है।
पिछला साल में 180 डेज से ज्यादा है, करंट ईयर में वेकेशन के लिए गया, क्या हो जाओगे? पिछला साल में 180 डेज से ज्यादा है, करंट ईयर में वेकेशन के लिए गया, क्या हो जाओगे? PRI। और अगर इस करंट ईयर में वोकेशन के लिए गया तो क्या हो जाओगे? PROI। ठीक है, समझ में आया? पिछला साल में देखा जाएगा 180 डेज, सबसे पहला कंडीशन तो वही है। अगर पहला कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई करे तो भैया इस बार का क्यों देखना? अगर मान लो पिछला साल में 100 दिन के लिए रहा है इंडिया में और इस साल वोकेशन के लिए गया, तो भैया पिछला साल में सर नहीं है ना 182 डेज, तो क्यों लेके आ रहे वेकेशन? वोकेशन हो गया 100 डेज ही है तो PROI है वो, क्यों हमसे पूछ रहे हैं आप? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, 24-25 stayed in India for 200 days, stayed in India for 100 days. 25-26 went outside India for employment. अब बताओ 25-26 में क्या होगा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस? बताओ क्या होगा? क्यों? वन एटी डेज हुआ ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? PROI। ठीक है, क्या हो जाएगा? PROI। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो अब। 24-25 stayed in India for 100 days. 25-26 went outside India for vacation. बताओ 25-26 में क्या होगा वो? कौन कौन PRI बोल रहा है? कौन कौन PRI बोल रहा है? कौन कौन PRI बोल रहा है? पिछला साल का देखेंगे ना बाबू, पिछला साल में अगर PRI नहीं है तो अभी भी PRI नहीं है ना बाबू। अगर PRI है उसके बाद देखा जाएगा ये तीन चीज, PRI है कि PROI है, पहले पिछला साल से पता चलेगा। पिछला साल में अगर 180 डेज से ज्यादा है तब ये तीन चीज देखेंगे। पिछला साल में अगर 180 डेज से कम है तो देखेंगे ही नहीं ना, पिछला साल में अगर 180 डेज से कम है तो देखेंगे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? PROI। डन हो गया, और डीप उसको घुस के पढ़ा दिए, दोनों चीज समझ में आ गया? PROI कब होगा, PROI कब होगा, PRI कब होगा। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड लेग में। एक और आदमी को एक्सक्लूड करते हैं, हम लोग कभी भी PRI नहीं मानते हैं। ठीक है, एनी पर्सन हु केम टू स्टे इन इंडिया, कोई भी आदमी अगर बाहर से इंडिया में रहने आ रहा है उसको हम PRI नहीं मानते हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में रह के इंडिया में आया रहने, PRI मान लेंगे उसको? कोई भी इंडिया में रहने आएगा PRI? कोई भी इंडिया में आया PRI, उसको PRI घोषित कर देंगे? नहीं ना, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इन आइदर केस अदरवाइज देन, अ पर्सन हु केम टू इंडिया और स्टेज इन इंडिया, इन आइदर केस अदरवाइज देन, इन आइदर केस अदरवाइज देन, मतलब ये तीन चीज छोड़ के, ये तीन चीज छोड़ के, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन देखो क्या बोल रहा है। हाउएवर टू कैटेगरीज ऑफ पर्सन आर एक्सक्लूडेड, मतलब एनी पर्सन स्टेइंग इन इंडिया इज एक्सक्लूडेड, अदरवाइज दिस पर्सन, अदरवाइज ये तीन पर्सन। ठीक है, मतलब भैया लॉ को तोड़ के हम पढ़ा रहे। 180 डेज से ज्यादा सर रहा है पिछला साल में, क्या हो जाएगा? PRI। 180 डेज से ज्यादा रहा है पिछला साल में लेकिन इस साल वोकेशन के लिए गया है, क्या हो जाएगा? PROI। इस साल एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, क्या हो जाएगा? PROI। इस साल अनसर्टेनिटी है सर, आएगा कि नहीं आएगा यही नहीं पता है, PROI। सर कोई बाहर का आदमी है जो इंडिया में आके रह रहा है, पिछला साल में 180 डेज से ज्यादा रहा है, बाहर का आदमी है इंडिया में रहने आया है, पिछला साल में 180 डेज से ज्यादा रहा है, सर डेफिनेशन ही बोला एक्सक्लूडेड है, डेफिनेशन ही बोला एक्सक्लूडेड है, तो एक्सक्लूड हो जाओगे। क्या हो जाओगे? एक्सक्लूड। भले ही इंडिया में 180 डेज से तुम ज्यादा रह रहा है, तुम क्या है PRI होना चाहिए था ना, लेकिन क्योंकि तुम बाहर से आ रहा है ना, इंडियन सिटीजन नहीं है, तुम बाहर से आ रहे हैं इंडिया में रह रहा है, तुम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? PROI। यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और तुम इंडिया में 180 डेज से ज्यादा रह रहा है, क्या रह रहा है? 180 डेज से ज्यादा रह रहा है, तो तुम इंडिया में क्या हो जाएगा? तुम क्या हो जाएगा? तुम क्या हो जाएगा? PROI। क्या हो जाएगा? PROI।
अदरवाइज देन फॉर 3 पर्पस। अगर वो इंडिया में 180 डेज से ज्यादा रह रहा है, और इंडिया में क्या चीज के लिए आया है? एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है। बाहर का कोई आदमी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है और 180 डेज से ज्यादा रहा है, तब वो क्या हो जाएगा? तब वो क्या हो जाएगा? PRI। फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस और वोकेशन, तो भी क्या हो जाएगा? PRI। और नंबर 3 एनी अदर अनसर्टेनिटी है, मतलब अनसर्टेनिटी है, वो इंडिया में रह के इंडिया में किसी से शादी कर लिया, अब वो बाहर नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? अनसर्टेनिटी है ना, वो बाहर जा नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा? PRI। क्या हो जाएगा? PRI। डन? समझ में आया? इंडिया का आदमी बाहर जा रहा है, पिछला साल में 180 डेज से ज्यादा रहा है, इस साल क्या हो जाएगा? PRI। इस साल में अगर वोकेशन के लिए गया है, PRY। इस साल में अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, PRY। इस साल में अगर क्या चीज के लिए गया है? क्या अनसर्टेनिटी है, तो क्या हो जाएगा? PRY। अगर कोई बाहर का आदमी इंडिया में आके रह रहा है, बाहर का आदमी इंडिया में आके रह रहा है, पिछला साल 180 डेज से ज्यादा रहा है, तो भी PRI है। अगर पिछला साल 180 डेज से ज्यादा रहा है, अगर बिजनेस के लिए आया है, तो क्या हो जाएगा? PRI। अगर वोकेशन, अगर किसके लिए आया? एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, PRI। अगर किसके लिए आया है? अनसर्टेनिटी है, तो भी PRI। पहला कंडीशन 180 डेज देखेंगे, 180 डेज है, फॉरेन सिटीजन है, एक्सक्लूडेड है, क्योंकि ये बोल ही दिया ना, फॉरेन सिटीजन एक्सक्लूडेड। एनी पर्सन हु केम और स्टेज इन इंडिया, ठीक है, एनी पर्सन हु केम और स्टेज इन इंडिया, वो एक्सक्लूड होगा, लेकिन अदरवाइज एंड दीज थिंग्स। ओके, डन? ओके, इसका भी वापस से एग्जांपल लिखेंगे। डन? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला लेग में बहुत जन को प्रॉब्लम होता है। ओके, लिखो। Iron Man, example number 5. Iron Man came to India for the first time in 25-26 for vocation, okay, and resides for 200 days. Comment 25-26 और 26-27। बोलो कौन कौन, बताओ आंसर, कौन कौन अटेम्प्ट करेगा इसको? छब्बीस सत्ताईस। देखो, सबसे पहला चीज कंडीशन क्या है कि पिछला साल में 182 दिन से ज्यादा रहा है कि नहीं रहा है। ये फर्स्ट टाइम आया ना 25-26 में, तो पिछला साल तो नहीं रहा है ना सर, तो 25-26 का क्या हो जाएगा? PROI, क्योंकि वो 180 डेज से ज्यादा नहीं रहा है। नंबर 2, 26-27 का बताओ। 26-27 में क्या है? 26-27 में क्या बोल रहा है कि भैया पिछला साल में 25-26 में 180 डेज से ज्यादा है, और क्या चीज के लिए है? वोकेशन के लिए है, तो क्या हो जाएगा वो? PRI, क्योंकि उसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 182 डेज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड क्या चीज के लिए है? वोकेशन। थोड़ा कंफ्यूजन है, देखो, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एग्जाम में किस किस को क्लियर हो गया PROI होगा, किस किस को क्लियर हो गया कि नेक्स्ट ईयर में PRI होगा? थोड़ा सा भी डाउट है? नहीं है डाउट? पक्का? तो क्वेश्चन कॉपी कर लिया, अब आंसर लिख लो। पांच मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे, जबरदस्त तरीके से आंसर करके आना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये कंफ्यूजन में मत नहीं फंस जाना, क्योंकि हर समय ये बाहर वाला ही पूछेगा कि बाहर से आदमी इंडिया में आया, और यही कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या देखेंगे कि भैया पिछला साल रहा है कि नहीं 180 डेज से ज्यादा, फिर पहुंचेंगे सर, पहले ये देखना है हमको। अगर पिछला साल 180 डेज से ज्यादा रहा है, अगर ये 3 पर्पस के लिए नहीं आया, तब तो PROI है, उससे मतलब नहीं है। वो घूमने आया भैया, बाहर का आदमी लोग ज्यादा दिन आता है घूमने। ठीक है,
फिर उसके बाद लगन अगर ये 3 काम के लिए आया है, 180 डेज से ज्यादा है, और ये 3 काम के लिए आया है, वोकेशन के लिए आया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, या फिर क्या चीज के लिए आया है, अनसर्टेनिटी के लिए आया है, तब वो पीआरआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीआरआई। ठीक है, बाहर का आदमी लोग बस ये याद रखो, ज्यादा टाइम के लिए घूमने के लिए आता है। ठीक है, घूमने के लिए आएगा 180 डेज से ज्यादा, तो कभी भी वो पीआरआई नहीं होगा। ओके, और इंडिया का आदमी बाहर जाएगा, इंडिया का आदमी बाहर जाएगा घूमने के लिए भी, अगर पिछला साल में 180 डेज से ज्यादा है तो पीआरआई हो जाएगा, तो पीआरआई हो जाएगा। ठीक है, बोलो व्हाट इफ आयरन मैन केम इन इंडिया फॉर वेकेशन? बताओ क्या होगा 25-26 में? क्या होगा अब 26-27 में? पीआर क्लियर है? तो पक्का? तो लिख लो लाइव ऑनलाइन। एक बच्ची बोल रही है कि सर 25-26 में तो वोकेशन के लिए आया है ना, तो पीआरआई होगा ना। यही प्रॉब्लम आता है बहुत जन को। ठीक है, वापस से समझा रहे हैं, यही प्रॉब्लम सबको आता है। ठीक है, बहुत जन को क्लियर नहीं हो पाता है, दिमाग में घुस नहीं पाता है। ठीक है, वापस से समझो। सबसे पहले क्या चेक करोगे? ग्रेटर देन 182 डेज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, पिछला साल में ये चेक कर लिए। इससे क्या पता चलेगा तुमको, पीआरआई है कि पीआरओआई? ठीक है, फिर तुमको चेक करना है क्या, वेंट आउटसाइड इंडिया इन करेंट ईयर। क्या चीज के लिए? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और अनसर्टेनिटी। ठीक है, मतलब भैया तुम पिछला साल के लिए अगर गए हो, पिछला साल में अगर गए हो 180 डेज से ज्यादा, करंट ईयर में अगर तुम पिछला साल में 180 डेज से ज्यादा गए हो, तो करंट ईयर में क्या होना चाहिए? पीआरआई। लेकिन अगर करंट ईयर में तुम अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए हो, वो बिजनेस के लिए गए हो, अनसर्टेनिटी है, तुम वापस नहीं आ पाओगे, तो क्या हो जाओगे तुम? क्या हो जाओगे तुम? पीआरओआई हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पीआरओआई। सिमिलरली अगर ये तुम 3 काम के लिए आओगे, क्या होगे? अगर ये तुम 3 काम के लिए आओगे, क्या? केम टू इंडिया, केम टू इंडिया, अदरवाइज, अदरवाइज देन दीज 3। अगर इंडिया में तुम आए हो ये 3 चीज छोड़ के, तो तुम क्या हो जाओगे? पीआरओआई। क्या हो जाओगे? पीआरओआई। पीआरआई रहोगे अगर तुम 180 डेज से ज्यादा हो। ठीक है, पीआरओआई रहोगे अगर तुम 180 डेज से ज्यादा हो। लेकिन तुम ये 3 चीज छोड़ के कोई और काम के लिए आए हो इंडिया में, तो क्या हो जाओगे? पीआरओआई। ठीक है, और ये 3 चीज के लिए अगर तुम इंडिया में आओ तो क्या हो जाओगे? पीआरआई। क्या आ जाओगे? पीआरआई। वापस से सबसे पहला चीज क्या चेक करना है? ग्रेटर देन 182 डेज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चेक करना है कि सर हम एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हैं, बिजनेस के लिए गए हैं, कि अनसर्टेनिटी है। ये जाने के लिए पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? जाने के लिए। वेंट आउटसाइड इंडिया। अगर ये 3 चीज के लिए गए तो क्या हो जाओगे? पीआरओआई। क्या हो जाओगे? पीआरओआई। और यहां क्या थे आप? पीआरआई। ठीक है, पीआरआई से आप सीधा पीआरओआई बन जाओगे। ओके, नंबर 2, ग्रेटर देन 182 डेज हो, क्या हो? पीआरआई। लेकिन आप केम टू इंडिया हो। क्या हो? केम टू इंडिया हो। पहली बार इंडिया से आप इंडिया में आए हो, इंडिया में आए हो, बाहर से इंडिया में आए हो। पहले में क्या था? इंडिया के बाहर जा रहे हो, और ये क्या? इंडिया में आप आ रहे हो, इंडिया में आप आ रहे हो। केम टू इंडिया, आयरन मैन केम टू इंडिया। ठीक है, अगर केम टू इंडिया हो, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में 180 डेज से ज्यादा रहे हो,
प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहे हो तो पीआरआई होना चाहिए था ना सर, पीआरआई होना चाहिए था। लेकिन बोल रहा है जो आदमी ये तीन चीज छोड़ के, मतलब वेकेशन, सॉरी वोकेशन, वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अनसर्टेनिटी, ये तीन चीज छोड़ के और कोई भी काम के लिए अगर आया होगा ना तो उसको हम लोग हर समय पीआरओआई ही मानेंगे। क्या मानेंगे? पीआरओआई। तो मतलब वो पीआरआई से क्या हो जाएगा? पीआरओआई हो जाएगा अगर ये तीन चीज छोड़ के कोई भी चीज के लिए आया। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला था कि आयरन मैन फॉर द फर्स्ट टाइम कब आया? 25-26 में आया, ठीक है। और वेकेशन के लिए आया, मान लो फॉर द फर्स्ट टाइम वेकेशन के लिए आया, 25-26 में आया वेकेशन के लिए। तो सर फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहा है ना 25-26 में, तो ये पहला वाला कंडीशन तो नहीं हो रहा है ना सेटिस्फाई 25-26 में। तो 25-26 में तो हर समय पीआरओ ही रहेगा। लेकिन सर अगर 26-27 में देखना है तब हम लोग को देखना पड़ेगा 180 डेज से ज्यादा, और फिर सेकंड लेग में आना पड़ेगा। क्या? वेकेशन के लिए आया, बिजनेस के लिए आया, वोकेशन के लिए आया, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया कि अनसर्टिनिटी के लिए आया, ठीक है। हर समय जब इंडिया में आ रहा है तो पहले वाला कंडीशन तो तुमको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा यार, 180 डेज से ज्यादा। पहले वाला सेटिस्फाई करने के बाद तभी तो एक्सेप्शन में जाएंगे ना यार। पहले वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए, लेकिन ये तीन पर्पस के लिए आओगे तो ही पीआरआई कहलाओगे, नहीं तो फिर नहीं कहलाओगे तुम पीआरआई, तुम हर समय पीआरओआई ही रहोगे, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? ये सर रूल क्यों बनाया है? मान लो बाहर से मार्क जकरबर्ग आया, 200 दिन के लिए इंडिया में रह रहा है, अगर वो पीआरआई बना दिया गया और इंडिया में डॉलर खर्चा कर देगा तो फेमा लगेगा ही नहीं ना उसके ऊपर। फायदा क्या होगा फिर उसका फेमा लॉ बनाने का? अगर वो 200 दिन इंडिया में रह रहा है, डॉलर्स खर्चा कर रहा है, तो फेमा लगना चाहिए ना, फेमा लगना चाहिए अगर वेकेशन के लिए आया है। हाँ अगर बिजनेस के लिए आया है वो, तब तो क्या किया, बिजनेस के लिए आया तो बिजनेस कर रहा है ना इंडिया में, वो तो रहेगा आगे, तो उसको धंधा करने दो ना यार, क्यों उसके ऊपर फेमा का रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो? इसलिए रूल बनाया, ठीक है। इसलिए वो रूल बनाया, जो आदमी बिजनेस करने के लिए आया है, जो आदमी एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है और जिसका अनसर्टेनिटी है, उसको हम लोग पीआरआई मान लेते हैं। उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? पीआरआई मान लेते हैं। भले ही 180 डेज से ज्यादा रहा है पिछला साल में, ठीक है, वो 180 डेज से ज्यादा रहा है, फॉरेन सिटीजन है, इंडिया में पहली बार आया है, पीआरआई होना चाहिए था, पीआरआई होना चाहिए था। लेकिन वेकेशन के लिए आता तो क्या हो जाएगा? पीआरओआई। वेकेशन के लिए आया तो क्या हो जाएगा? पीआरओआई, ठीक है, डन। अब वापस से पढ़ो इसको। देखो अब ये वाला समझ में आ रहा है ना? आयरन मैन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कब आया? 25-26 में। तो 25-26 में पहली बार आया, तो 24-25 में कितना दिन के लिए रहा? 0 दिन के लिए। तो 25-26 में तो पीआरओआई है। क्या है? पीआरओआई, क्योंकि पहला वाला कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड वाला 26-27 में, 26-27 में क्या देखा जाएगा? 25-26 में कितना दिन के लिए? 180 डेज से ज्यादा है, ठीक है। क्या चीज के लिए आया था? वोकेशन के लिए आया था, तब क्या हो जाएगा? पीआरआई हो जाएगा। लेकिन वेकेशन के लिए आया था तो क्या हो जाएगा? पीआरओआई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? लिख लो। ऋषभ समझ में आया? ओके, जिसको पहले समझ में आ गया था, दूसरा वाला समझ के कंफ्यूज मत होना। दूसरा वाला उसी के लिए था जो लोग, दूसरा जो समझाया ना अभी दोबारा से, जो दोबारा समझाया वो लोग को ही समझाया जिसको नहीं समझ में आ रहा था। जिसको पहले समझ में आ गया वहीं पे खत्म, एग्जाम्पल में आ जाओ, ठीक है। ओके, रणबीर इज गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। बोलो, रणबीर 25-26 में फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो बताओ 25-26 में क्या होगा? क्या होगा? पीआरआई की पीआरओआई 25-26 का? 25-26 में क्या देखेंगे? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 180 डेज से ज्यादा है कि नहीं। तो यहाँ 24-25 में तो है ना वो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा है ना बाहर। और क्या चीज के लिए करने जा रहा है? क्या करने के लिए जा रहा है? एमबीए। क्या करने के लिए जा रहा है? एमबीए। तो 25-26 में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पीआरआई। 26-27 में बताओ। पढ़ाई करने के लिए जा रहा है ना, पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, बताओ।
बताओ 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 जल्दी बताओ। कौन कौन पीआरआई बोल रहा है? कौन कौन पीआरआई बोल रहा है? देखो भैया, अगर हमको 25-26 का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा, 24-25 में रहा है कि नहीं रहा है। रणबीर फर्स्ट टाइम जा रहा है ना, फर्स्ट टाइम जा रहा है इंडिया के बाहर, तो यहाँ पे तो रहा होगा ना। तो क्या हो जाएगा 25-26 में पीआरआई। फिर अगर हमको 26-27 का सर आप पूछ रहे हैं, 26-27 में तो 25-26 का देखना पड़ेगा ना। तो 25-26 में तो चला ही गया ना बाहर, चला ही गया ना। एमबीए करने के लिए गया चाहे जो भी गया, चला गया ना बाहर, और है ही नहीं पूरा दिन इंडिया में, पूरा समय इंडिया में है ही नहीं, है ही नहीं ना इंडिया में। तो 26-27 में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीआरओ, क्योंकि 25-26 में है ही नहीं। कब गया था, 1 अप्रैल 2025 में, तो पूरा साल है ही नहीं ना, पूरा साल है ही नहीं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम 1 अप्रैल 2025 में गया, और 25 में जाके आपसे 26-27 में पूछा जा रहा है कि क्या 3 साल के लिए गया ना, वो तो 3 साल तो इंडिया में रहेगा ही नहीं ना, 3 साल के लिए इंडिया में रहेगा ही नहीं। ठीक है, आप देखो आरबीआई का ना एक मास्टर सर्कुलर है, आरबीआई का बोला गया कि ना जो आदमी एमबीए करने के लिए जाता है ना बाहर, वो वहीं जॉब कर लेता है, बाहर ही रह जाता है, इसलिए उसको हर समय अनसर्टेनिटी मानते हैं। क्या मानते हैं, उसको अनसर्टेनिटी ही मानते हैं, वो कभी भी इंडिया में आएगा ही नहीं। तो ये कब गया है, करंट ईयर कब है इसके लिए, 25-26 ना। और अपने रेसिडेंशियल स्टेटस कब का निकाल रहे थे, 25-26 का ना। तो ये 25-26 में भी पीआरओआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीआरओआई हो जाएगा, क्योंकि करंट ईयर में क्या चीज के लिए गया है, पढ़ने के लिए गया है ना, और पढ़ने के लिए गया है और वो अनसर्टिनिटी है ना, नहीं आ पाएगा, तो आरबीआई बोला उसको भी क्या मान लेंगे हम लोग, पीआरओआई। क्या मान लेंगे, पीआरओआई। और 26-27 में तो पीआरओआई रहेगा ही, क्योंकि है ही नहीं, 180 डेज से ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के केस में क्या होगा, पीआरओआई। क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Angelina, an air hostess of British Airways, okay, stayed at Mumbai base for more than 182 days in financial year 24-25। बोलो 25-26 में वो क्या होगी, बाहर से इंडिया में आई। ठीक है, सेकेंड लेग में आ रही है ना, बाहर से इंडिया में आई, कितना दिन के लिए आई है, 182 डेज से, 182 डेज से ज्यादा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, पीआरआई। लेकिन सर इंडिया के अंदर आते तो तीन चीज देखते हैं, ये तीन चीज के लिए आएगा तो ही हम लोग पीआरआई मानते हैं, बिजनेस और वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट और उसके अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस। एयर होस्टेस क्या बिजनेस करेगी, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट है ना। ठीक है, समझ में आया, एम्प्लॉयमेंट के लिए है ना, समझ में आया, क्या चीज के लिए आई है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो क्या होना चाहिए, पीआरआई होना चाहिए ना। लेकिन ये गलत है, पीआरआई नहीं होगी, क्योंकि क्या है ना, वो 182 डेज क्या चीज के लिए रही है, मुंबई बेस में रही है। ठीक है, एयर हॉस्टेस किसकी है, ब्रिटिश एयरवेज की, मुंबई बेस में रही है, मुंबई बेस में रही होगी कोई कारणवश, ड्यू टू सर्टेन अनसर्टेनिटी।
अब 180 डेज में मुंबई बेस में क्यों रहेगा? कंपल्सिव स्टे माना जाता है इसको। क्या माना जाता है? कंपल्सिव स्टे। एयरलाइन बिजनेस में ये सबको क्या बोला जाता है? कंपल्सिव स्टे। एम्प्लॉयमेंट के लिए तो ब्रिटिश एयरवेज की एम्प्लॉय है ना, मुंबई की थोड़ी ना एम्प्लॉय है। मुंबई में कोई कंपनी है क्या? ब्रिटिश एयरवेज का कोई ऑफिस है क्या जो वहां रह रही है? नहीं ना। तो यही माना जाएगा, इट्स अ कंपल्सिव स्टे। क्या माना जाएगा? कंपल्सिव स्टे। जबरदस्ती उसको रखा जा रहा है, जबरदस्ती रखा जा रहा है। अगर कोई कंपल्सिव स्टे है जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाता है, तब क्या होगा? क्या हो जाएगी वो? PROI। क्या हो जाएगी? PROI। ओके, लिख लो। बिकॉज ये वाला जो स्टे है ना, इसको कंपल्सिव स्टे माना जाता। लेकिन अगर बोल दिया जाता कि वो क्या है, एम्प्लॉय है ब्रिटिश एयरवेज का मुंबई ब्रांच में, तब तो रह सकती है, तब तो एम्प्लॉयमेंट हो जाता। ठीक है। डन। मजा आ रहा है फेमा में? मजा आएगा ऐसे ही। IPR से अभी ऐसे मजा आएगा। फेमा थोड़ा टेक्निकल है। फेमा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कोपरा, मतलब ECIPL में जो ऊपर वाला पार्ट है ना, पार्ट ए, और पार्ट बी थोड़ा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब बहुत इजी है, बच्चा है। और पार्ट ए क्या है? समझने वाला चीज है। डन। Had she been employed by Mumbai branch, then she should be considered a PRI। अगर वो एम्प्लॉयड होती मुंबई ब्रांच में, तब वो क्या बन जाती? PRI। लिख लो एग्जाम्पल नंबर 9। अब डेफिनेशन लिखेंगे कॉपी में। ओके। डन। लिखो रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा।
हाँ, तीनों पर्पस मेंशन करना पड़ेगा, अभी जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा, PRI as per section 2 clause V means a person residing in India for more than 182 days during the course of preceding financial year. But does not include. लिखिए बट डज नॉट इंक्लूड, हो गया, हो गया। बट डज नॉट इंक्लूड a person who goes outside India or stays outside India for any of the three purposes. Number 1, employment outside India. Number 2, business or vocation outside India. For any other purpose, the circumstances of which indicates his intention to stay outside India for an uncertain period. ठीक है, एग्जाम में हर समय ऐसे ही लिख के आना पड़ेगा, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज वी, पूरा लिख के आना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा, ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए। हाँ, एक ही तो क्लॉज नंबर बोल रहे हैं, ठीक है, हो गया ये तीनों। टू वी में ही है पूरा, क्लॉज क्लॉज नहीं है कुछ भी। 2V, सेक्शन 2 क्लॉज वी, ये सब पॉइंट्स है, ऊपर में लिख दो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज वी, any person who stays in India for more than 182 days shall be regarded as a PRI, okay, but it does not include any person who goes outside India or stays outside India for any of the three purposes: employment outside India, business or vocation, और उसके बाद any other purpose, the circumstances of which indicates his intention to stay outside India for an uncertain period, okay। अब नंबर बी में आओ।
A person who came to India and stays in India for any purpose otherwise than the following three purpose. ठीक है, जैसे अपने बट डज नॉट, एक मिनट, बट डज नॉट इंक्लूड लिखे थे ना, बट डज नॉट इंक्लूड में ए और बी होगा, और ए ये है, बी है। आज का क्लास खत्म हो गया तो any person who came to India and stays in India for any purpose otherwise than the following three purposes. Okay, वही सेम है, तीन पर्पस, हाँ सेम तीन पर्पस है। Employment in India, business or vocation in India for any purpose the circumstances of which indicates his intention to stay outside, stay in India. Okay, यहाँ पे बस इन इंडिया है, वहाँ पे आउटसाइड इंडिया था, ठीक है, यहाँ पे इन इंडिया, वो आउटसाइड इंडिया, तो आप लोग लिख सकते हो कॉपी पेस्ट या एग्जैक्टली द सेम, बेटर होगा लेकिन कॉपी कर ही लो। अब एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछेगा ना, मैंने जो एग्जाम्पल कराया ना, नॉट एग्जाम्पल, उसी के अंदर से पूछेगा। 1 मार्क का नहीं, 5 मार्क्स का पूछता है। ये एक ही क्वेश्चन देगा 5 मार्क्स का, पूरा लिख के आना पड़ेगा लॉ, फिर उसके बाद खाली बस 25-26 PRI नहीं मिलेगा मार्क्स, पूरा लॉ लिख के आना, रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, एज पर द प्रोविजंस, पहले प्रोविजन बताओ, फिर फैक्ट बताओ, फिर कंक्लूजन बताओ। ठीक है, डन। देखो अभी तक डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ, एक और पार्ट बाकी है। हो गया, लिखो, फॉलोइंग पर्सन आर ऑल्सो रिगार्डेड एज PRI। फॉलोइंग पर्सन आर ऑल्सो रिगार्डेड एज PRI। सेम ही में, उसी में सी नंबर पॉइंट, सी नहीं होगा, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा, वो तो ए और बी एक्सेप्शन है ना उसका, ये नेक्स्ट नोट देके लिख दो। फर्स्ट वाला इंडिविजुअल के था ना, ये बॉडी कॉर्पोरेट के लिए, लिख लो फिर एक्सप्लेन कर देंगे। एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इसमें कोई 180 डेज नहीं लगेगा, वो खाली इंडिविजुअल के लिए। रिलायंस इंडियन कंपनी है कि फॉरेन कंपनी है? इंडियन कंपनी, तो क्या देखता है 182 डेज? इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इंडियन कंपनी। हाँ, बाहर में बिजनेस हो चाहे जो भी हो, रिलायंस इंडियन कंपनी है। अभी आगे पढ़ो ना, देखो ना, सब समझ में आएगा। नंबर 2 पॉइंट, एनी ऑफिसर्स और ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ PROI। वाह, कंपल्सिव स्टे वाला एग्जाम्पल लिखा दिए तो। कंपल्सिव स्टे है ना, खाली एयर होस्टेस वाला ही एग्जाम्पल आएगा, वही RBI का सर्कुलर ही था वो, कि वो कंपल्सिव स्टे है, कंपल्सिव स्टे खाली एयर होस्टेस वाला में ही आएगा, और एग्जाम में तुमको बोल देगा कंपल्सिव स्टे।
एनी ऑफिस एजेंसी और ब्रांच आउटसाइड इंडिया बट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पीआरआई। अब समझो इसको। हुआ, लिख लिए? देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर तुम्हारा कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है या इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, तुम पीआरआई है, तुम क्या है, पीआरआई है। ठीक है। नंबर टू, तुम्हारा कंपनी बाहर का है लेकिन तुम्हारा ब्रांच क्या है, इंडिया में। तुम्हारा ब्रांच क्या है, इंडिया में। तुम्हारा ब्रांच और या एजेंसी इंडिया में है, भले ही तुम बाहर का है, तुम पीआरओआई है लेकिन तुम्हारा ब्रांच इंडिया में ना, तुमको पीआरओआई नहीं, तुमको पीआरआई नहीं मान रहे, तुम्हारा ब्रांच को हम पीआरआई मानेंगे, तुम्हारा ब्रांच को क्या मानेंगे, पीआरआई मानेंगे। नंबर थ्री, तुम इंडिया में है, तुम पीआरआई है, तुम्हारा कोई ब्रांच आउटसाइड इंडिया है जिसको तुम कंट्रोल कर रहा है, उस ब्रांच को, बाहर वाला ब्रांच को भी हम पीआरआई मानेंगे, बाहर वाला ब्रांच को भी क्या मानेंगे, पीआरआई मानेंगे। ठीक है, समझ में आया? तुम इंडिया में, तुम रजिस्टर्ड इंडिया में, तुमको क्या मानेंगे, पीआरआई। रिलायंस क्या है, रिलायंस क्या है, पीआरआई। नंबर टू, तुम्हारा कोई ऑफिस है, तुम्हारा कोई ऑफिस है बाहर में, तुम्हारा कोई ऑफिस है बाहर में, उस बाहर वाला ऑफिस को भी हम पीआरआई मानेंगे, बाहर वाला ऑफिस को भी पीआरआई मानेंगे। मतलब रिलायंस का कोई होली ओन्ड सब्सिडरी अगर इंडिया के बाहर में कोई बिजनेस कर रहा है तो उस होली ओन्ड सब्सिडरी को भी हम लोग पीआरआई ही मानेंगे। नंबर थ्री, तुम बाहर का कंपनी एप्पल है, इंडिया में तुम अपना कोई ब्रांच खोल रखा है, इंडिया में तुम अपना कोई ब्रांच खोल रखा है। इसका क्या एग्जांपल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांच है ना इंडिया में, यूनिलीवर का ब्रांच है ना इंडिया में, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो क्या होता है, वो पीआरआई। अमेजन का अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट तो इंडियन कंपनी है। अमेजन, अभी वॉलमार्ट ले लिया है, पहले तो इंडियन ही था यार। ठीक है, क्या इंडियन, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है ना वो कंपनी, तो इंडियन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखो अब एग्जाम्पल, ये क्या है, सॉरी आरआईएल, ये क्या है, आरआईएल को क्या माना जाएगा, मान लो इंडिया में, वापस से एग्जाम्पल सुनो भाई, एग्जाम्पल सुनो। रिलायंस कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया में। मान लो ये इनकॉर्पोरेट हुआ है इन द ईयर 25-26, इनकॉर्पोरेटेड हुआ है अभी 180 डेज ही हुआ है। बताओ 25-26 और 26-27 में वो पीआरआई रहेगा कि पीआरओआई रहेगा, बोलो। 180 डेज से कम हुआ है ना, बताओ। कंपनी के केस में कभी भी डेज नहीं काउंट करते हैं। जिस दिन तुम रजिस्टर हो गया उस दिन तुम इंडिया हो जाएगा, जिस दिन तुम रजिस्टर हो गया उस दिन तुम इंडियन हो जाएगा। ठीक है, तो रिलायंस जिस दिन रजिस्टर हुआ उस दिन से इंडियन कंपनी हो जाता है, पढ़े ना कंपनीज एक्ट में, इंडियन कंपनी आ जाता है उसका स्टेटस में। ठीक है, तो ये क्या है, इंडियन कंपनी। ठीक है, अब रिलायंस का कोई होली ओन्ड सब्सिडरी है यूएसए में, जिसको रिलायंस कंट्रोल कर रहा है, जिसको कौन कर रहा है, रिलायंस कंट्रोल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ओन्ड और कंट्रोल्ड बाई पीआरआई, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाई क्या है, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाई पीआरआई, तो ये भी क्या हो जाएगा, पीआरआई। ठीक है, अब एप्पल है, एप्पल, यहां पे एप्पल है ना, एप्पल क्या है, पीआरआई की पीआरओआई, क्या है, पीआरओआई। ठीक है, अब एप्पल अपना एक ब्रांच खोला इंडिया में, एप्पल इंडिया, अब एप्पल इंडिया क्या हो जाएगा, एप्पल इंडिया हो जाएगा पीआरआई। समझ में आया ये, समझ में आया, यहां तक समझ में आया? आरआईएल क्या है, आरआईएल क्या है, अरे आरआईएल रिलायंस है, पीआरआई है कि पीआरओआई है, पीआरआई है। ठीक है, यूएसए में क्या किया, होली ओन्ड सब्सिडरी, वो क्या है, अब ये होली ओन्ड सब्सिडरी इंडिया में एक कंपनी खोला, पीआरआई, क्योंकि इंडिया में ब्रांच है, क्या है, इंडिया में ब्रांच है। अब ये होली ओन्ड सब्सिडरी चाइना में एक ब्रांच खोला, चाइना में एक ब्रांच खोला, किसका ब्रांच है लेकिन, होली ओन्ड सब्सिडरी का, क्या हो जाएगा, क्यों पीआरआई क्यों होगा,
कहाँ लिखा हुआ है? हम ये भी बोल सकते हैं कि होली ओन सब्सिडरी कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन करना पड़ेगा? सर होली ओन सब्सिडरी का ब्रांच है चाइना में, कंट्रोल कौन कर रहा है सर, ये बताइए हमको। अगर ब्रांच कंट्रोल कर रहा है होली ओन सब्सिडरी, अगर ब्रांच कंट्रोल कर रहा है या फिर सर रिलायंस कंट्रोल कर रहा है, बताइए सर हमको पहले कौन कंट्रोल कर रहा है। मान लो ये होली ओन सब्सिडरी कंट्रोल कर रहा है इसको, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर होली ओन, कौन कौन बोल रहा है पीआरओआई हो जाएगा, और कौन कौन पीआरआई बोल रहा है बताओ भैया। होली ओन सब्सिडरी भी तो पीआरआई है ना, होली ओन सब्सिडरी भी तो पीआरआई है ना। अगर होली ओन सब्सिडरी पीआरआई है तो पीआरआई तो कंट्रोल कर रहा है ना सर। क्यों इतना क्वेश्चन कर रहे हैं आप हमसे? पीआरआई होगा, क्या होगा वो? पीआरआई होगा, क्या होगा? पीआरआई होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा, और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल लिख लिख के करेंगे, लिखो बस, एक तो एग्जाम्पल से सब चीज क्लियर हो जाएगा। लिखो, कोरियन कंपनी, एग्जाम्पल नंबर 10, कोरियन कंपनी हैज अ हेडक्वार्टर इन मुंबई which controls its Singapore branch. बताओ कोरियन कंपनी क्या है, पीआरआई की पीआरओआई? कोरियन कंपनी क्या है? एक एक करके बोलो, कोरियन कंपनी क्या है? पीआरआई, पीआरआई की पीआरओआई? पीआरओआई। उसका जो मुंबई वाला हेडक्वार्टर है वो क्या है सर? सिंगापुर वाला ब्रांच क्या होगा? किसका ब्रांच है वो? कोरियन कंपनी का ब्रांच है ना। ठीक है, क्या होगा? लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? मुंबई हेडक्वार्टर। मुंबई हेडक्वार्टर क्या है? पीआरआई। तो पीआरआई कंट्रोल कर रहा है ना उसको, तो वो भी पीआरआई हो जाएगा। समझ में आया? डन, क्लियर? लिख लो इसको फटाफट। भले ही ब्रांच किसका है, कोरियन कंपनी का, कंट्रोल कौन कर रहा है? मुंबई का हेडक्वार्टर ना। तो कंट्रोल्ड बाय पीआरआई हो जाएगा, तो वो भी पीआरआई हो जाएगा। ठीक है, अगर लिखा रहता कि ब्रांच इन सिंगापुर ऑफिस कंट्रोल्ड बाय कोरियन कंपनी, तब क्या हो जाता? तब पीआरआई हो जाता। ओके, तब वो लोग दोनों आपस में कोई भी ट्रांजेक्शन करें, हम लोग को क्या मतलब है यार? रिलायंस का ब्रांच दुबई में क्या है? पीआरआई। ठीक है, रिलायंस का ब्रांच चाइना में, दुबई का कंपनी का ब्रांच इंडिया में है, पीआरआई। ठीक है, समझ में आ गया? तो इंडियन रेसिडेंट वहीं जाके जॉब कर रहा है, इंडियन कंपनी में जॉब कर रहा है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इतना घुसो मत। 180 डेज के लिए बाहर गया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, लेकिन इंडियन कंपनी में कर रहा है ना एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए स्पेसिफिक रूल लगता है। उसको भी पीआरओ ही मानते हैं हम लोग, लेकिन उसके पास कुछ रिलैक्सेशन है उसको, तो वो पीआरओ ही है। फॉर एम्प्लॉयमेंट गया है ना आउटसाइड इंडिया, पीआरओ ही हो जाएगा। लेकिन इंडियन कंपनी में काम कर रहा है, उसको रेमिटेंस ज्यादा करने को मिलेगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। गुड क्वेश्चन। ठीक है, ओके। पीआरओ कौन होगा सर? पीआरआई तो हम लोग को पढ़ा दिए, पीआरओ वो होगा जो पीआरआई नहीं है, वो पीआरओ है। एकदम इजी डेफिनेशन। पीआरओ एज पर सेक्शन 2W, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इज एनी पर्सन हु इज नॉट अ पीआरआई। ओके, जो पीआरआई नहीं है वो पीआरओ है। ठीक है, कहाँ 11:30 बजे है? 11:20 हो रहा है। मजा आ रहा है ना पढ़ के? बस ठीक है यार, टाइम को कौन देखता है? टाइम हाथ का मैल है, छोड़ दो। चलो, थैंक यू। आज का क्लास यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास से मैट लेके आइएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास से मैट लेके आइएगा,
मैट का चीज हम लोग समरी बना देंगे क्लास में, लेकिन जो चीज जब ये खाली पीआरआई पीआरआई मैंने क्लास में लिखवा दिया है, लेकिन आपका बाकी चीज जो चीज समरी होगा समरी लिखा दिया जाएगा क्लास में, मैट से ही पढ़ना रहेगा फेमा में खाली, ओनली इन फेमा, ओनली इन फर्स्ट चैप्टर। ओके चलो, बाकी चीज भी क्लास में लिखा दिया जाएगा, खाली फर्स्ट चैप्टर के लिए मैट लेके आना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई होप अंडरस्टैंड हुआ, क्लास समझ में आया होगा। ओके चलो।